Hello guys, welcome to all of you in our official YouTube channel HR Creation। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। गाइज आज हम लोग लेके आए हैं 11th क्लास के लिए वीडियो। उनका एक लेक्चर डल चुका था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री की हमने डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन देखी थी। हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू लेवल्स जो है वो डेफिनेशन चेंज होती रहती है। उसके बाद हमने बताया था कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं। तीसरा हमने बताया था कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ के अंदर उनका यूज़ करते हैं और वहाँ पे जो केमिस्ट्री है वो अपना रोल प्ले करती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक का हमारा काम हुआ था। इसके साथ साथ हमने 3-4 ड्रग्स के बारे में देखा था, जिनमें से एक था सिस्प्लेटिन, दूसरा था टेक्सोल और तीसरा था एजिडोमाइसिन या AZT, जो भी आप बोल सकते हो। इसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल इशू का, प्रॉब्लम का जो भी आपका टॉपिक है वो देखिए गाइस, आप लोगों को पता है कि दिन प्रतिदिन जो है हमारे एनवायरमेंटल जो चेंजेज है वो हो रहे हैं। लास्ट ईयर अगर हम इन दिनों की बात करें तो गर्मी का जो लेवल था वो कुछ अलग था। इस ईयर आप लोग देख रहे हो गर्मी का लेवल कुछ अलग है। इससे पहले की अगर बात करें उस टाइम का लेवल कुछ अलग था। तो यानी कि हर साल जो है वो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। पहले टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था, इस बार का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी अप डाउन चल रहा है। यानी कि ये जो हर ईयर जो है एनवायरमेंटल जो इतने चेंजेज आ रहे हैं, एनवायरमेंट के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। कहीं पे बहुत बाढ़ आई हुई है, कहीं पे बिल्कुल सूखा भी पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा तूफान चल रहे हैं, पीछे अर्थक्वेक के भी काफ़ी सारे झटके आए हुए थे। ऐसा है, ये जो सारी आपदाएं हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये तो भगवान का किया हुआ सारा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो केमिस्ट्री रोल प्ले कर रही है। एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखें तो हर साल इतने चेंजेस आते हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल सबसे मेजर प्रॉब्लम की, दैट इज़ पोल्यूशन। लास्ट के 2 ईयर से, क्योंकि इस ईयर भी जो था वो कोविड रहा, लास्ट ईयर भी कोविड था, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन का लेवल था, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज जो भी छोटी या बड़ी थी वो बंद रही, उनके बंद रहने का असर इतना हुआ। या अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई हुई थी कि हमारे यूपी के अंदर से डायरेक्ट जो हिमालय का पर्वत है वो दिख रहा है। लास्ट ईयर भी काफ़ी दूर से, चंडीगढ़ तक से भी हिमालय की जो चोटियाँ थी वो लगातार कंटिन्यू के अंदर विजिबल थी, बड़े क्लियर। अदरवाइज़ होता क्या था कि इतने पोल्यूशंस के दौरान हमें दूर का जो कोई भी पहाड़ी एरिया है वो हमें क्लियर इतना नहीं दिखाई देता था। लेकिन लास्ट के 2 ईयर से पोल्यूशन कम हो रहा है तो जो दूर की चीज़ें हैं वो भी क्लियर विजिबल हो रही है। अब पोल्यूशन कम हो रहा है, बात यहाँ पे आ रही है पोल्यूशन की। पोल्यूशन के टाइप्स बहुत होते हैं, हमारे पास 9th 10th के अंदर पढ़ते हो, बट हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मेन देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है। देखिए गाइस, आप लोगों को पता है जो हमारी अर्थ, अगर हम डीप के अंदर अभी बात करते हैं इसकी, ये हमारी अर्थ मानना है हमने कि इसको एज्यूम करेंगे ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर आप लोगों को पता है ओजोन लेयर होती है। वो ओजोन लेयर क्या करती है, सूरज से यानी कि सन से जो रेडिएशंस आती है, जो रेज आती है, वो डायरेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर आके अटैक ना करे। तो इस वजह से वो जो ओजोन लेयर है हमारे ग्लोब को पूरे को कवर अप करके रखती है, हमारी अर्थ को कवर करके रखती है, ताकि डायरेक्ट जो रेज आएगी वो आके अटैक ना कर पाए। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अटैक करेगी तो इसका मतलब है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा एकदम से हाई होने का मतलब है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी होती है गर्मी के अंदर पैदा होती है। गर्मी होगी तो स्वेट होगा, पसीना आएगा, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, स्मेल होना स्टार्ट हो जाएगी, छोटे छोटे जर्म्स पैदा हो जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत टाइप की। ये वो जो हमारी ओजोन लेयर है वो, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया, वो तो हमारे लिए किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। वो तो सूरज की रेज से हमें बचा रही है, सूरज की किरणों से बचा रही है। इसका मतलब वो हमारी अर्थ के लिए एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है। देखिए अब होता क्या है, अब क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि ओजोन लेयर कहाँ पे है, ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पे है या हमारे अर्थ के ऊपर किस किस टाइप की लेयर प्रेजेंट है। देखिए सबसे पहले हम लेयर्स की बात करते हैं। ये हमारी अर्थ, हमने इसको माना भी ये हमारी अर्थ है।
अगर अर्थ को हम यहाँ से बिल्कुल x मानते हैं या 0 मानते हैं कि हम इस डिस्टेंस के ऊपर खड़े हुए, अगर अर्थ से हम लोग 10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, यानी कि 0 से अगर हम स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट हमारा मानेंगे कि हम 0 पे हैं और 10 किलोमीटर जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास आती है पहली लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फियर, जिसका नाम दिया हुआ है ट्रोपोस्फियर। अब हम 10 किलोमीटर के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट आ चुका है 0 से 10 के ऊपर। अब अगर हम देखें तो 10 से लेके अगर हम 30 किलोमीटर तक जाते हैं, 10 हमारा फर्स्ट पॉइंट था, 10 से हम गए अब 30 किलोमीटर अबव, 10 to 30 यानी कि, तो दूसरी जो हमारी लेयर्स होती है जिसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फियर। पहले का नाम था 0 to 10 ट्रोपोस्फियर, 10 to 30 दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड हमारे पास आता है गाइस 30 to 50 किलोमीटर। अगर हम देखें 30 to 50 किलोमीटर अगर हम देखते हैं, तब हमारे पास आता है मीजोस्फियर। कौन सा स्फीयर आएगा? थर्ड वन, दैट इज मीजोस्फियर। अगर हम जाएं फोर्थ के पॉइंट के ऊपर 0 to 10, याद रखना है हमें, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 50 एंड 50 to 400 किलोमीटर। अगर हम 50 to 4 किलोमीटर 100 जाते हैं, तब हमारा इसका मतलब है, अब देखिए आप लोग कितना चल चुके हो, यानी कि धरती से 400 किलोमीटर अबव ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे गर्मी एक टाइम तो बढ़ेगी, जब तक आप लोग क्या नहीं आता उसको पार नहीं करोगे, क्रॉस नहीं करोगे। तो 400 किलोमीटर के ऊपर जब आप लोग जा चुके हो, इसका मतलब जो है अब रेज के आप लोग पास जा रहे हो, तो तब आपके पास आता है थर्मोस्फियर, यानी कि अब गर्मी बढ़ रही है, नाम से ही कन्फर्म हो रहा है हमें थर्मोस्फियर, ठीक है। अब अगर बात आती है कि हम 400 पे भी क्रॉस जो है हमारा फाइनल पॉइंट ना मानने और उससे भी आगे हमें जाना हो, यानी कि 400 किलोमीटर से अगर हम आगे जाएं, तो उसको हम नाम दे देते हैं दैट इज एक्सोस्फियर। तो यानी कि हमारे पास ये लेयर्स बन गई है। पहले अर्थ है, अर्थ के बाद 0 to 10 ट्रोपो, 10 to 30 स्ट्रेटो, 30 to 50 मीजो, 50 to 400 थर्मो, एंड अगर 400 से अबव जाएंगे तो दैट इज एक्सोस्फियर। अब जो ओजोन लेयर थी वो कर रही थी प्रोटेक्शन का काम। अब हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फालतू में। ऐसा तो नहीं है कि इतना टाइम होगा हमारे पास जो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा CFC, CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, और वो करता क्या आप लोगों को ये भी ज़रूर पता होगा। तो देखिए आपका जो CFC है, वो CFC क्या कर रहा है, अगर हम इसको अपनी अर्थ मानते हैं तो CFC क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर हमारी जो ओजोन लेयर है, यानी कि जो इसको कवर कर रही है, जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है सूरज की रेज से, सन रेज से, सो उनको क्या कर रही है, वो CFC इस ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट कर रही है, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर रही है। और अगर वो पोर क्रिएट कर रही है तो इसका मतलब है उन पोर के अंदर से, उन होल्स के अंदर से जो रेज होगी, अब वो जल्दी एंटर करेगी एज कंपेयर कि वो डायरेक्ट ना करे, ठीक है। अब पोर है तो वो डायरेक्ट करेगी, और अगर पोर नहीं होगी तो पहले आके सीधा उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर ताकत होगी तो उसको क्रॉस कर जाएगी, अदरवाइज वो वहीं पे फिनिश हो सकती है, क्योंकि वो एक टाइप की एनर्जी ही है और कुछ नहीं है। सो अगर CFC जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब CFC बढ़ने का मतलब है वो तो डायरेक्ट ओजोन लेयर के ऊपर अटैक करेगा। जितना ज़्यादा CFC का लेवल होगा, उतनी ज़्यादा वो ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन पैदा कर देगा। ओजोन लेयर अगर डिप्लीशन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब वो हमारे लिए लॉस है, डायरेक्ट रेज का बुलावा है वो तो। सो CFC का लेवल बढ़ने से हमारी अर्थ की जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाएगी, ड्यू टू जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक प्रॉब्लम थी एनवायरनमेंट की कि CFC है या ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आज भी है, 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी, 30 साल पहले भी थी, यानी कि दीज प्रॉब्लम्स आर स्टिल कंटिन्यू। वो अभी तक मोशन के अंदर है, अभी तक चल रही है, ठीक है, पहले भी थी आज भी है। सो एनवायरनमेंट की कुछ हमारे पास प्रॉब्लम है जो स्टिल कंटिन्यू है। उनमें से कौन से है देखिए, सच एज मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस,
ग्रीन हाउस की जो गैसेज होती है उनका मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल CH4 दैट इज मीथेन गैस, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ आर हार्मफुल एंड दिस वन ऑल्सो। देखिए इनका यूज भी है और इनका डिसयूज, मिसयूज, इनका फेलियर, इनके डिसएडवांटेज, इनके डीमेरिट्स, जो मर्जी आप लोग बोल सकते हैं। सो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है, पहले भी थी आज भी है। ओजोन लेयर की पहले थोड़ी प्रॉब्लम कम थी, अब हर ईयर टू ईयर जो क्या हो रहा है वो बढ़ रही है। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम के साथ साथ ग्रीन हाउस की जो गैसेज है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पैदा हो रही है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी धुआं निकलेगा, प्रदूषण करेंगे, पोल्यूशंस होगा, सो वो सारा इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा और हमेशा ही इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। सो यहाँ तक आपका जो था वो था अभी तक सिर्फ इंट्रो। अभी तक भी हम लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर नहीं आए थे। ये सारी चीज़ें इस वजह से बतानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि जब हम चैप्टर पढ़े तो हमें इन चीज़ों का पता हो कि हाँ ये वर्ड्स पहले सुना हुआ है, इस वर्ड्स का मतलब हमें पता है, क्या होता है ट्रोपोस्फीयर हमें पता है, क्या होता है थर्मोस्फीयर हमें पता है। सो अगर हमें पहले नहीं पता होगा और हम सीधे ही हमारे टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे तो वो लॉस होगा हमारा। आराम से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे तो यहाँ तक का काम जो था आपका वो डन हो जाता है। चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गाइस नेचर ऑफ मैटर। पहला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैटर। सो नेचर ऑफ मैटर, नेचर का मतलब क्या है कि उस चीज़ की नेचर कैसी होगी। मैटर, मैटर क्या होता है गाइस, 9th में 10th में, इवन ये तो 6th से स्टार्ट हो जाता है कि मैटर क्या होता है। सो मैटर है क्या, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसका क्या होगा, अपना एक मास होगा, जो क्या करेगा, कोई ना कोई स्पेस को कवर करेगा। सो सिंपल सी हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि एनीथिंग विच हैव मास विच ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज नोन एज अ मैटर। सो मैटर को हम बोल सकते हैं कि एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जांपल दिस वन चौक होल्डर, दैट इज अ मैटर। Chalk, that is a matter. This one, that is a matter. This one, that is a matter. Anything जो क्या होगा, जिसका मास होगा, जो क्या होगा, जो कोई ना कोई स्पेस को कवर अप करेगा, सो दैट इज अ मैटर। कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, कंप्यूटर, चेयर, फैन, बुक्स, पेन, इरेजर, जितनी मर्जी चीज़ें आप लोग बोल सकते हो। ऑल थिंग्स आर मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास। चलिए अब ये तो ठीक है कि जिस वस्तु का, पदार्थ का, मैटर का क्या होगा, कुछ मास होगा, कोई ना कोई स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगा, वो मैटर हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि वो चीज़ बताओ जो मैटर नहीं है, यानी कि ऐसी चीज़ हमें बतानी है उस बंदे को कि जो मैटर नहीं है, यानी कि जिसका ना तो क्या होगा, कोई ना कोई मास होगा, ना ही वो जो चीज़ होगी आपकी कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। सो ऐसी भी हमारे पास चीज़ें होती है गाइस। देखिए थिंग्स दैट आर नॉट मैटर, कि ऐसी चीज़ें देखेंगे जो मैटर नहीं होगी। थिंग्स दैट आर नॉट मैटर इंक्लूड थॉट्स, जो हम सोचते हैं। सो उसका कोई ऐसा नहीं है अभी हमने अगर थोड़ा हाथ ज़्यादा सोच लिया तो यहाँ पे वज़न हो जाएगा, या इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, या हमारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सो इसका मतलब मास नहीं बढ़ा है, इसका मतलब उसने कोई स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं किया है। आइडियाज़, हम लोग आइडियाज़ करते हैं भी हमें ये करना है, हमें वो करना है, जो भी आपका आइडिया होगा, दैट इज़ नॉट अ मैटर, दैट नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव नेवर अ मास। इमोशंस, कोई खुशी का मारा पागल है, तो कोई दुख में पागल है, कोई प्यार में भी पागल है, क्यों गाइस। सो इमोशंस, होप, आशा, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे और आप लोगों को वो यहीं पे फंसाएगा सामने वाला। मैटर का सबको पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बट वो चीज़ नहीं पता होगी जो मैटर नहीं है, और आपको वही पता होना चाहिए कि इमोशंस, आइडियाज, होप, थॉट्स आर नॉट इंक्लूड इन द मैटर। क्लियर गाइज यहाँ तक।
अगर अभी तक का समझाया हुआ में आपको कोई भी डाउट है तो गाइस साथ साथ नीचे आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स ओपन कर रखे इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ठीक है कि हमें मैटर का पता चल गया, मैटर क्या है, मैटर के एग्जांपल्स का पता चल गया, जो चीज़ मैटर नहीं है उसके एग्जांपल्स का पता चल गया। अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मैटर फिजिकल स्टेट, यानी कि हमें मैटर का पता चल गया, अब हमें मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है। देखिए फिजिकल स्टेट, दो वर्ड आए यहाँ पे, एक फिजिकल और एक स्टेट। फिजिकल वर्ड से मतलब है गाइस जो चीज़ आप देख के पहचान पाओ, तो चीज़ आप देख के बता पाओ कि ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे, इसका मतलब आपके बीच में उसका फिजिकल रिलेशन है, आप लोग उसको देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। स्टेट कैसी होगी, उसकी अवस्था कैसी है। सो मैटर के बारे में हमें उसकी फिजिकल स्टेट को बताना है और इसकी हमें करनी है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डिवाइड करना है यानी कि इसको। सो देखिए हमारे पास होता है गाइस सॉलिड, सॉलिड स्टेट होती है हमारे पास, लिक्विड स्टेट होती है हमारे पास, गैसियस स्टेट होती है हमारे पास, प्लाज्मा स्टेट होती है हमारे पास। और ऐसा नहीं है जो स्टोरी होगी वो सिर्फ इन चारों के ऊपर आके रुक जाएगी, आगे भी पढ़ेंगे। जैसे ही ये फिनिश होगा तो इसकी जो स्टेट्स होगी उनको कंप्लीट बताया जाएगा आपको। सिर्फ हम स्कूल वालों की तरह 3 या 4 स्टेट्स के बारे में नहीं बताएंगे। पहले ही बोला था कि हम जो देंगे वो मैटर ऐसा देंगे कि आप लोग याद रखेंगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया है पहले, लेकिन वो देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जो इंक्लूड है, जो हमें पहले, बिकॉज एग्ज़ाम्स देने, अगर हम एग्ज़ाम्स ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हम आगे की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो पहले हमें एग्ज़ाम पे फोकस करना है। जैसे ही एग्ज़ाम का सिलेबस मान लिया यहाँ तक पूरा हुआ कि सॉलिड लिक्विड गैस हमारे सिलेबस में से, तब हम कंपटीशन टाइप का देखेंगे साथ साथ। सो देखिए सबसे पहले हमें पता चलता है कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड स्टेट आपको पता है कोई भी जो हार्ड पदार्थ होगा दैट इज सॉलिड, उसके जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि उसके पार्टिकल्स जो होंगे आपस में बिल्कुल पास पास होंगे, क्लोज टू ईच अदर, एंड इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर दे कांट मूव बिकॉज दे हैव नो स्पेस। यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे, एक सेकेंड गाइस, इनके जो पार्टिकल्स होंगे हम यहाँ पे कर सकते हैं बिकॉज आप इसको नोट डाउन कर चुके हो, यहाँ तक का जो काम था। सो गाइज हमारा अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की तो इसका मतलब ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हमें कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसके अंदर हम पार्टिकल्स शो करेंगे, छोटे छोटे एटम्स शो करेंगे जो क्या है, क्लोज है एक दूसरे के, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और उसी चीज़ को आप नाम दे दोगे सॉलिड स्टेट का, चाहे फिर वो कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल रॉक, पत्थर, सॉलिड होते हैं पत्थर, भारी इसी वजह से तो होते हैं। जो चीज़ जितनी सॉलिड होगी उसका उतना ही वजन होगा क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास होंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे, उनके पास स्पेस नहीं होगा। क्लोज पार्टिकल्स, रॉक, कोयन, सिक्का, सिक्का ऐसा तो नहीं होता कि आपके हाथ में था और आप उसको मसलते रहे एंड इट कन्वर्ट इनटू अदर स्टेट, नेवर, बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैव नो स्पेस टू मूव। नेक्स्ट वन दैट इज लिक्विड स्टेट। सेकंड स्टेट आती है हमारे पास लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए आप लोग डिफरेंस क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है। सो इट मीन्स सॉलिड जो पार्टिकल थे उनके बीच में स्पेस नहीं था एंड दे कांट मूव, बट लिक्विड हैव अ स्पेस एंड दे कैन मूव। इनके पास स्पेस होगा, ये मूव कर पाएंगे, ठीक है। इनका जो स्पेस होगा वो सॉलिड वालों से ज़्यादा होगा, दैट्स वाई दे आर लिक्विड। अगर ये मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ कैसी होगी, लिक्विड होगी।
क्लियर है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके थ्रू एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, आपस में जो चीज़ अटैच है, वो क्या होगा, पहले वाले के कंपैरिजन में कम होगा। पहले वालों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बट यहाँ पे जो है वो क्या होगा, उससे कम होगा, ताकि वो पार्टिकल्स मूव कर पाएँ, बिकॉज दे हैव अ स्पेस। एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हैं लिक्विड के, क्लोज बट मूव पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, दैट इज H2O, Hg यानी कि मरकरी, मरकरी आपको पता लिक्विड होती है। C2H5OH दैट इज इथेनॉल, वाटर, जूस, इथेनॉल, स्प्रिट, लैम्प स्प्रिट जिसको आप बोलते हो। सो ये चीज़ें कैसी है, हमारे पास लिक्विड है, हम इनको चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इनको यानी कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं इजी, बिकॉज दे कैन मूव, बिकॉज दे हैव अ स्पेस, बिकॉज दे हैव अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल और द सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आते हैं गाइस, दैट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, देखिए सॉलिड में कितने पार्टिकल्स क्लोज थे, लिक्विड में उससे थोड़ा सा दूर हो गए हैं, और गैसियस के अंदर जो पार्टिकल्स थे दे आर कंप्लीटली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव अ लोट्स ऑफ स्पेस, सो दे कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है गाइस कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे बिकॉज दे हैव अ लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के अंदर हमारे पास स्पेस है वो थोड़ा सा बन जाता है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है एंड दे कैन मूव। और गैसियस पार्टिकल के अंदर हमारे पास जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो चीज़ को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर चीज़ मूव करेगी, इनका मतलब है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनसे भी कम है। सो सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुई सॉलिड में, उससे कम हुई लिक्विड में, और सबसे कम हुई गैसियस में। इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होगा एंड इनके बीच में लार्ज स्पेस होगा। ये मूव नहीं करेंगे, ये थोड़ा मूव करेंगे एंड दे कैन मूव वेरी इजीली। अब गैसियस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। गैसियस के एग्जांपल देखिए गाइस, एयर। एयर एक गैस है, ऐसा नहीं है आप लोग बोलोगे भी मैं एयर ले रहा हूँ, आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, बट एयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की गैसेज होती है। एयर के अंदर CO2 भी प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, CFC भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप की गैसेज, बिकॉज मिक्सचर्स जो होगा वही एयर कहलाएगा। एयर्स है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है एंड द लोड्स ऑफ ऑल्सो। सो वो किसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे हमारे पास, गैसियस स्टेट के। सो कल हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, क्लासिफिकेशन से। आज के लिए आप लोग इसको देखिए, कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो गाइस ज़रूर कमेंट कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़